हेलो। गुड इवनिंग बेटा। चलिए सब बच्चे आ जाइए। सभी को बेटा गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से आ जाइए बेटा। आवाज आ रही है बेटा? क्लास स्टार्ट होती है, आप सब लोग जुड़ जाइए और सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। कल से अपन ने जो करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू की है उसका आज दूसरा दिन है। कल कुछ करंट के क्वेश्चंस पढ़े थे अपन ने। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में पूछा जा रहा है, तो उसी के बारे में हम ये श्रृंखला आरंभ किए थे। वीक में कुछ दिन ये रहेगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को भैया, राधे राधे। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए तो फिर क्लास स्टार्ट हो। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करंट में पढ़े थे आज उसी के आगे चलते हैं। सत्यभान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं गुड इवनिंग। कोमल सिंह गुड इवनिंग। हेमराज बघेल गुड इवनिंग बेटा। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग। कोमल जी राधे राधे। जल्दी सब लोग आ जाइए तो क्लास स्टार्ट करें। ये क्लास सौरभ शर्मा क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे करंट अफेयर्स के। उनमें कोई दिक्कत तो नहीं थी आप लोगों को? बेटा करंट अफेयर कल से स्टार्ट किया था। कल पहला क्लास था करंट अफेयर का, दीपक सिंह जी। चलिए तो आगे बात करते हैं। चलिए सबको गुड इवनिंग हो गई, सबको राधे राधे हो गई बेटा। अब क्लास पे आ जाते हैं। चलिए तो हम कल एक प्रश्न पूछे थे कि भारत का 2020 में HDI में कौन सा रैंक आया है? जल्दी से बताइए। भारत का 2020 में कौन सा रैंक आया है, ये बताइए। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि कौन सा रैंक आया है भारत का मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा रैंक आया है? जल्दी से बताइए बेटा। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं 131। बहुत बढ़िया, 131 आउट ऑफ 189। 189 देशों में भारत का नंबर। चलिए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता था? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है?
यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि यूएसए। आरती चौहान न्यूयॉर्क। जानकी राठौर न्यूयॉर्क। सही जवाब है, न्यूयॉर्क में ही है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। याद रखें, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। यूएनडीपी का मुख्यालय। गिरिराज राजपूत आसाम में नहीं है। चलिए, न्यूयॉर्क में है। बहुत बढ़िया। अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो हडसन नदी किनारे बसा हुआ है, वहां पर इसका मुख्यालय है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिए। कोविड-19 के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप बनाया था? कौन सा ऐप बनाया था? जल्दी से आंसर बताइए। भारत सरकार ने कौन सा ऐप बनाया था? आंसर बताइए। कोविड-19 के लिए भारत सरकार ने, हाँ, विकास जादौन आरोग्य सेतु, लक्ष्मण सिंह आरोग्य सेतु। बहुत बढ़िया, आरोग्य सेतु बनाया था। आरोग्य सेतु, बहुत बढ़िया, आरोग्य सेतु ये बनाया था। अगर भारत सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया था, तो दिल्ली सरकार ने कौन सा प्लान चलाया था? दिल्ली सरकार ने कोरोना के लिए या कोविड-19 के लिए कौन सी योजना चलाई थी? दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी बेटा? काय के लिए? ब्लैक कलर में दिखता है, वेरी गुड, तो ब्लैक लिखेंगे बेटा, ठीक है ना? हाँ, ऑपरेशन शील्ड। बेटा क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शील्ड। तो ध्यान रखें, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड चलाया था। तो ध्यान रखें, भारत सरकार ने जो ऐप बनाया था उसका नाम था आरोग्य सेतु, और दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड योजना चलाई थी कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए क्या नाम था बेटा? ऑपरेशन शील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अभी हाल ही में बंसी कौल का निधन हो गया है। बंसी कौल की मृत्यु हो गई है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? बंसी कौल किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रश्न बेटा क्या है? अभी हाल ही में बंसी कौल का देहांत हो गया है, डेथ हो गई है। ये इनमें से किस खेल से संबंधित थे? पहला है साहित्यकार थे, या रंगमंच से संबंधित थे, या वैज्ञानिक थे? जल्दी से बताइए कि बंसी कौल अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गई है। ये इनमें से किस खेल से, किस क्षेत्र से संबंधित थे? बंसी कौल, संदीप तोमर के रंगमंच, वेरी गुड, रंगमंच से संबंधित थे। रंगमंच से संबंधित थे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बंसी कौल ने मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के किस शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में रंग विदूषक संस्था स्थापित की थी, रंग विदूषक संस्था स्थापित की थी? जल्दी से आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के किस शहर में रंग विदूषक नाम से संस्था स्थापित की थी? रंगमंच नहीं बेटा, रंग विदूषक नाम था उसका। वेरी गुड। अजीत राजावत कह रहे हैं भोपाल में है, हेमराज बघेल भी भोपाल में, प्रशांत का भी आंसर भोपाल है, सभी का आंसर भोपाल आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है भोपाल में, भोपाल में इन्होंने स्थापना किया था। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया कल का, आप आंसर भी दे पा रहे हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली ड्राइवरलेस भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई है? कहां चलाई गई है, ये प्रश्न है। भारत की पहली विदाउट पायलट, बिना ड्राइवर के पहली ट्रेन कहां चलाई गई है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर होगा जनकपुरी से बॉटनिकल गार्डन दिल्ली। बेटा कहां चलाई गई है? दिल्ली में चलाई गई है। बेटा क्लियर है? बॉटनिकल गार्डन दिल्ली, जनकपुरी से बॉटनिकल गार्डन के बीच चलाई गई है। तो ध्यान रखें, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन भारत के किस शहर में चलाई गई है? तो आंसर आएगा दिल्ली। और दिल्ली में बेटा कहां पर? जनकपुरी टू, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं। चलिए, भारत में मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रोमैन किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। भारत में मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रोमैन किसे कहते हैं? वेरी गुड, श्रीधरन, श्रीधरन। इन्हीं के प्रयास से दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ था, जापान के सहयोग से। याद रखें, इन्हीं श्रीधरन के प्रयास से दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई थी। तो इन्हें जो है मेट्रोमैन का नाम दिया गया कि भारत में किसे मेट्रोमैन के नाम से जानते हैं? तो नाम आएगा श्रीधरन। क्या नाम आएगा बेटा? श्रीधरन। बहुत बढ़िया, आगे चलें बेटा। इसी क्रम में एक प्रश्न और सुनिए। मध्य प्रदेश में, इसी क्रम में देखें, मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया
किसे घोषित किया गया है? मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे घोषित किया गया है? बेटा ये इसलिए घोषित किया गया है कि यहां पर मेट्रो चलेगी। क्या चलेगी बेटा? मेट्रो चलेगी। तो प्रश्न क्या है बेटा? मध्य प्रदेश में महानगरपालिका क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे घोषित किया गया है? तो आंसर आएगा भोपाल और इंदौर। भोपाल और इंदौर। बेटा महानगरपालिका जो परिषद है 10 लाख से अधिक आबादी पर होती है, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। क्या तृतीया? हाँ बेटा, भारतीय संविधान के अनुसार महानगरपालिका परिषद 10 लाख से अधिक आबादी पर होती है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में एक भी शहर नहीं है जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बताएं, लेकिन अभी भारत सरकार ने भोपाल और इंदौर को महानगरपालिका क्षेत्र घोषित किया है ना? इसको करने के लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 में परिवर्तन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो याद रखें कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है? तो इंदौर और भोपाल। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भोपाल और इंदौर। कुछ क्वेश्चन और सुन लीजिए। भारत में अभी कितने रेलवे जोन हैं? कितने रेलवे जोन? भारत में अभी कितने रेलवे जोन हैं? भारत में अभी कितने रेलवे जोन हैं? तो बेटा अब 18 रेलवे जोन हो गए हैं। कितने बेटा? 18 रेलवे जोन हो गए हैं। 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे। जो 18वां जोन है बेटा कितने हो गए हैं? दक्षिण तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। बेटा कहां पर है? विशाखापट्टनम। याद रखें कि भारत में भारतीय रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है? तो अब 18 रेलवे जोन है और 18वां जो रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे नाम से बनाया गया है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। क्लियर है? 17वां जो रेलवे जोन था आपका, उसका नाम था कलकत्ता मेट्रो। क्या नाम था? कलकत्ता मेट्रो। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। क्लियर है? भारत में अब 18 रेलवे जोन हो गए हैं। 18वां दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में है। 17वां ये था। प्रारंभ में भारतीय रेलवे जोन को 8 जोन में डिवाइड किया गया था। बढ़ते बढ़ते इतने हो गए हैं। क्लियर? एक प्रश्न और। आपको पता होगा कि इन रेलवे जोन का एक मिशन चल रहा है क्रॉसिंग लेस करना। तो पहला भारत का इनमें से कौन सा रेलवे जोन है जो क्रॉसिंग से मुक्त कर दिया गया है? बेटा मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखें WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, मुख्यालय जबलपुर। हाँ, भारत का पहला जो रेलवे जोन है वो WCR जबलपुर में है, जिसे रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कर दिया गया था।
बेटा समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा भारत में जो 18 रेलवे जोन है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? नॉर्थ रेलवे, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? बताते रहिए। आगे बढ़ते हैं। बेटा अब भारत सरकार ने रेल बजट को भारत सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है। आम बजट से मिला दिया है। तो बेटा ये कब मिलाया गया? मिला दिया गया है। बेटा कब मिला गया? तो ध्यान रखें 2017-18 के बजट में इन दोनों को एक कर दिया है। 2017-18 के बजट में रेल बजट और आम बजट को मिला के एक कर दिया है। पहले ये दोनों अलग अलग बनते थे, अलग अलग पेश होते थे। रेल बजट को रेल मंत्री भारत की संसद में राष्ट्रपति के नाम से पेश करता था और आम बजट को वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम से पेश करता था। लेकिन 2017-18 में रेल बजट और सामान्य बजट को आपस में मिला दिया है। तो याद रखें कब मिलाया गया? 2017 और 18 के बजट में। इसमें 2-3 परिवर्तन हुए थे 17-18 में। पहला परिवर्तन तो यही था कि दोनों बजट आपस में मिला दिए गए। दूसरा, बजट पेश करने का जो टाइमिंग था वो कर दिया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के पहले दिन या फर्स्ट वीक में पेश होगा। ये एक परिवर्तन था। और बजट के जो एक परिवर्तन और था, पहले जो खर्चा होता था वो 2 तरह का होता था, योजनागत खर्चा और गैर योजनागत खर्चा। इन दोनों को भी एक कर दिया है। तो ध्यान रखें 2017-18 के बजट में भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन किए थे। पहला परिवर्तन आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया था। दूसरा परिवर्तन बजट पेश करने का टाइमिंग, इससे पहले फरवरी का अंतिम दिन होता था, या 28 फरवरी या 29 फरवरी। ध्यान रखें 17-18 से बजट पहले, इससे पहले भारत में बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था 11 बजे, 28 या 29। लेकिन इस साल से 17-18 से बजट पेश करने का समय फर्स्ट वीक कर दिया है। टाइमिंग अभी भी 11 बजे है। क्लियर है? तीसरा परिवर्तन कि व्यय, बजट के 2 भाग होते हैं, एक होता है इनकम और एक होता है व्यय। तो जो व्यय था उसके 2 भाग थे, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को भी मर्ज कर दिया है, अब केवल व्यय होगा। क्लियर? तो 17-18 के बजट में ये 3 परिवर्तन किए थे। अगर आपको ध्यान हो तो 1924-25 में इस बजट को अलग किया गया था। 17-18 से पहले 1924-25 में भी भारत का एक ही बजट बनता था, लेकिन 1924-25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर बजट को 2 भागों में बांट दिया था, रेल बजट और सामान्य बजट। और यहां पर फिर दोनों को एक कर दिया। ठीक है ना? तो याद रखें, समझ में आ रहा है बच्चों?
बताइए, लिख के बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? चलिए इसको साफ करते हैं। एक अमेरिकी पत्रिका है, इसका नाम है फोर्ब्स। बेटा क्या है? अमेरिकी पत्रिका, अमेरिका की एक मैगजीन है, इसका क्या नाम है? फोर्ब्स। इसने 2020 के लिए दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है। अब प्रश्न ये है कि इस सूची में प्रथम स्थान पर दुनिया की किस महिला को रखा गया है? बेटा यहां शक्तिशाली का मतलब है ऐसी महिला जिसने आमूलचूल परिवर्तन लाए हो विकास के लिए, है ना? शक्तिशाली ऐसे नहीं, है ना? अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 के लिए दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में, इस सूची में दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी किसको माना गया है? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए बेटा। कमला हैरिस। नीतीश गौरव कह रहे हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस नहीं है बेटा, कमला हैरिस नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कौन है? सबसे ताकतवर महिला कौन है? मार्गरेट थ्रेचर। ये भी नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। एंजेला मर्केल। बेटा नाम क्या है उनका? एंजेला मर्केल। तो ध्यान रखें, दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली महिला है वो एंजेला मर्केल है। और नंबर 2 पे रखा गया है क्रिस्टीना लेगार्डो को। द्वितीय स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड। बेटा साफ दिख रहा है, क्रिस्टीना लेगार्ड को रखा गया है। क्रिस्टीना लेगार्ड को रखा गया है। बेटा क्लियर है? क्रिस्टीना लेगार्ड। अब देखिए एंजेला मर्केल है, ये जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर हैं। बेटा क्या है? चांसलर। जर्मनी में चांसलर को प्रधानमंत्री कहते हैं। क्लियर बेटा? जर्मनी में जो चांसलर होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। और आयरन लेडी ऑफ जर्मनी, अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि आयरन लेडी ऑफ जर्मनी किसे कहते हैं तो एंजेला मर्केल। और दूसरी है क्रिस्टीना लेगार्डो। ये क्रिस्टीना लेगार्डो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। बेटा कौन है बेटा? ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का जो मुख्यालय है वो फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी। बेटा क्लियर है? नंबर 2 पे कौन है? क्रिस्टीना लेगार्डो हैं, जो वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक
यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना आपको याद होगा, यूरो एक बेटा मुद्रा है, यूरो ये एकल मुद्रा है बेटा, क्या है, सिंगल करेंसी है। इस मुद्रा के कंट्रोल करने के लिए ईसीबी बैंक बनाया गया है। आपको पता होगा यूरो क्या है बेटा, एकल मुद्रा है। इस मुद्रा को अभी तक दुनिया के 19 देश स्वीकार कर चुके हैं। कितने? 19 देश स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन में अभी 28 देश शामिल हैं, जिसमें से ब्रिटेन बाहर हो रहा है। याद रखें, यूरोपीय यूनियन में 28 देश हैं, जिसमें से अभी हाल ही में ब्रिटेन ने अलग होने की घोषणा कर दी है ना, तो 27 देश बचेंगे और इसको नाम दिया गया था ब्रेक्जिट। याद रखें कि इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घटना नाम क्या था, ब्रेक्जिट। तो अलग कौन हो रहा है, ब्रिटेन अलग हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने इस एकल मुद्रा को अभी तक स्वीकार नहीं किया था। क्रिस्टीना लेगार्डो ईसीबी की अध्यक्ष बनने से पहले आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ओके, ये महिला है फ्रांस की। कहां की है? क्रिस्टीना लेगार्डो फ्रांस की महिला है, जो वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ओके, और जो ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये यूरो मुद्रा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और एक सिंपल प्रश्न कि यूरो करेंसी को अभी तक कितने देश स्वीकार कर चुके हैं? तो 19 देश स्वीकार कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन में 28 देश थे, जिनमें से ब्रिटेन अलग हो रहा है और इस घटना को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। क्लियर है बेटा? तो अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की जो 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनमें से सबसे पावरफुल रैंक दिया गया है एंजेला मर्केल को, और नंबर 2 पर क्रिस्टीना लेगार्डो को रखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इस मैगजीन में इन 100 महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? बेटा प्रश्न क्लियर है? भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? शामिल किया गया है। ओके, इस फोर्ब्स मैगजीन में जो दुनिया की 100 पावरफुल महिलाएं हैं, उनमें से कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें भारत की कुल 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। बेटा कितनी है? कुल 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी बेटा? 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। उनके नाम देखिए। पहला है निर्मला सीतारमण। क्लियर है? सीतारमण। दूसरा रोशनी नाडर, और तीसरी है किरण मजूमदार शॉ। बेटा ये 3 महिलाएं हैं जिनको इस लिस्ट में
शामिल किया गया है? बोलो बेटा। 3 भारतीय महिलाओं को इनका नंबर 41वां है, इनका 55वां है और इनका 68 नंबर है। 41वें, 55वें और 68वें नंबर पर है। बेटा क्लियर है? हाँ। अब देखिए कौन कौन है ये। आपको पता है कि निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। बेटा कौन है? वित्त मंत्री हैं। और रोशनी नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL कंपनी की ओनर है। और किरण मजूमदार बायोकॉन, बायोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, बायोकॉन प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन है किरण मजूमदार। किरण मजूमदार इससे पहले भी कई बार इस मैगजीन की टॉप लिस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। यानी कि हमेशा पिछले कई सालों से किरण मजूमदार भारत की उन महिलाओं में शामिल है जो फोर्ब्स मैगजीन जारी करती है पावरफुल लिस्ट, है ना। तो रोशनी नाडर, किरण मजूमदार शो और निर्मला सीतारमण। बेटा क्लियर है? फोर्ब्स मैगजीन जो एक अमेरिका की मैगजीन है, इसने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की। इनमें प्रथम स्थान पर एंजेला मर्केल है और नंबर 2 पर क्रिस्टिना लेगार्डो हैं जो ECB की अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी की चांसलर हैं। इस लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली स्वतंत्र वित्त मंत्री महिला निर्मला सीतारमण है। ध्यान रखें, स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री पहली महिला कौन थी? तो निर्मला सीतारमण है। हालांकि इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय रहा बट वो PM भी रही, तो स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। एक प्रश्न बता दीजिए कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? एक प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? जल्दी बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? 2 प्रश्न लिख रहा हूं मैं आपके लिए और दोनों ही बड़े शानदार प्रश्न हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं। एक तो 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, जब अंतरिम सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो इस अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? पहला प्रश्न, वित्त मंत्री कौन था? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आजादी के बाद 1947 में भारत का, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। 2 प्रश्न बड़े सामान्य से हैं और कई बार पूछे गए हैं। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो इसमें वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? और स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? जल्दी बोलिए। लवकुश यादव कह रहे हैं जॉन मथाई। ये गलत आंसर है। रूपेंद्र राठौर, जॉन मथाई गलत आंसर है। जॉन मथाई है ही नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये तो वित्त मंत्री बन नहीं थे। चलिए जल्दी आंसर दीजिए बेटा, और बाकी बच्चे भी खेल बताइए। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। चलिए
आंसर नहीं आया बेटा। राज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो है ही नहीं। आर के षटमुखम शेट्टी, बहुत बढ़िया। जानकी राठौर कह रही हैं कि आर के षटमुखम शेट्टी थे, बहुत बढ़िया। आर के षटमुखम शेट्टी ये थे बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षटमुखम शेट्टी थे। दो लाल बहादुर 47 में लाल बहादुर बनेंगे बेटा। चलो एक प्रश्न अभी और बचा है कि 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तो वित्त मंत्री कौन था? यहां पे कौन था बेटा? जल्दी बोलिए, 1946 में कौन था? यहां पर थे लियाकत अली। कौन थे बेटा? लियाकत अली। तो ध्यान रखें, अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया था और स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री आर के षटमुखम शेट्टी को बनाया गया था। आर के षटमुखम शेट्टी। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा क्लास का फायदा तभी है जब बच्चों के समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखें ये जो लियाकत अली है विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। याद रखना, लियाकत अली विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। लियाकत अली, जब भारत का विभाजन हुआ था तो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली। चलिए आगे चले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है, भारत का पहला वित्त मंत्री, भारत का पहला वित्त मंत्री जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा, आरबीआई का गवर्नर भी रहा और वित्त सचिव भी रहा। ध्यान रखना, भारत का पहला वित्त मंत्री जो वित्त सचिव भी रहा, आरबीआई का गवर्नर भी रहा, फिर वित्त मंत्री बना और बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना, वो कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री भी रहा, गवर्नर आरबीआई का भी रहा और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा, वो कौन था? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा, कौन था? वेरी गुड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी रहे और फिर जो है भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। बेटा क्लियर है? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। आपको पता होगा कि 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। और जो है बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने और इसके बाद भारत के वित्त मंत्री बने। बेटा ये मनमोहन सिंह ही थे, मनमोहन सिंह ही थे जो भारत में एलपीजी मॉडल लेके आए थे। याद रखना, एलपीजी मॉडल किसने दिया था?
तो मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री थे 91 में। ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है। एक प्रश्न है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो 91 में भारत के वित्त मंत्री थे। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, इन्हीं की देन है। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की ही देन है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया था। आज भारत में विदेशी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं, तो ये मनमोहन सिंह की वजह से ही है। इनको थैंक यू बोलिए मनमोहन सिंह को, नहीं तो आप वही वस्तुएं इस्तेमाल करते रहते। आज भारत का जो विकास हुआ वो 91 के बाद बड़ा तेजी से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा? चलिए, इस वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? एक सिंपल सा प्रश्न है कि 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एक सिंपल सा प्रश्न कि 2020 के लिए सत्यम कुशवाहा कह रहे हैं WTO, नहीं WTO को नहीं मिला। अच्छा ऑप्शन दे दूं? ओके, ऑप्शन बच्चे मांग रहे हैं, चलो आंसर ही दे देता हूं। FAO बेटा किसे मिला है? FAO को मिला है। FAO इसी को बोलते हैं, है ना? इसको बोलते हैं विश्व खाद्य संगठन। विश्व खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था को इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। रोम बेटा कहाँ है? इटली की राजधानी। ओके, हाँ, इटली की राजधानी है, जहां अपने राहुल गांधी का ममाना है ना? सोनिया गांधी इटली से ही है। तो याद रखें FAO को इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर बेटा? और याद ये क्वेश्चन भी रखें कि 16 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी FAO की। FAO की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसलिए वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली की राजधानी में है।
बेटा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मालूम होंगे। प्रश्न ये है कि नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला है या किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? भारतीय को प्राप्त हुआ है। बेटा प्रश्न क्लियर है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? जल्दी से आंसर बताइए। ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। कैलाश सत्यार्थी, एक आंसर आया। क्या एकमात्र भारतीय है बेटा ये? इससे पहले किसी को नहीं मिला? चलिए, शांति का नोबेल प्राइज अभी तक 2 भारतीय, कितने लोगों को मिला है? 2 भारतीय हैं। एक है मदर टेरेसा। बेटा कौन है? मदर, एक मदर टेरेसा है और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। अभी तक 2 भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। बेटा क्या क्या नाम है? एक मदर टेरेसा है और एक कैलाश सत्यार्थी है। ओके, कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई, ध्यान रखें, यूसुफजई, इनके साथ मिला था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की एक सोशल वर्कर है मलाला यूसुफजई, इनके साथ कंबाइंड मिला था। और कैलाश सत्यार्थी भारत में बचपन बचाओ, बेटा क्या? बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश में विदिशा, बेटा कहां के हैं? मध्य प्रदेश में विदिशा से हैं। कैलाश सत्यार्थी भारत में और भारत के बाहर कई देशों में एक मूवमेंट चला रहे हैं, नाम है उसका बचपन बचाओ आंदोलन। और ये मध्य प्रदेश में विदिशा से बिलोंग करते हैं। कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ कंबाइंड रूप से दिया गया था। और नोबेल प्राइज में अभी तक सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली कोई व्यक्ति है तो मलाला यूसुफजई है, मलाला यूसुफजई। और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है आई एम मलाला। क्या नाम है? आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी है। और पहली भारतीय थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है। नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो मदर टेरेसा है। बेटा कौन है? मदर टेरेसा। बेटा क्लियर है? अल्बानिया मूल की है। बेटा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, मदर टेरेसा पहली भारतीय और एकमात्र भारतीय महिला है। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आता है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो ध्यान रखें
कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बेटा कितने? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ध्यान रखें, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और ये पुरस्कार डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, उनके सम्मान में दिए जाते हैं। इनका आरंभ 1901 से हुआ था। बेटा कब से हुआ था? 1901 से। तब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब ये कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ध्यान रखें कौन से हैं? एक फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा चिकित्सा, तीसरा साहित्य, चौथा शांति, पांचवा रसायन शास्त्र और छठवा है अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखें कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में शुरू हुआ था 1969 से और ये बाकी 1901 से दिए जाते हैं। बेटा क्लियर है? सबसे बाद में इकोनॉमी का शुरू हुआ था। एक प्रश्न सुन लीजिए, इनमें से केवल जो शांति का पुरस्कार है, इनमें से जो शांति का पुरस्कार है वो ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है यहां से दिया जाता है, केवल शांति का। और बाकी सब कहां से? स्वीडन, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। बेटा क्लियर है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था और इन पुरस्कारों का आरंभ 1901 में हुआ था। सबसे बाद में इकोनॉमी का स्टार्ट हुआ 1969 में। और इन 6 में से शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है। बाकी 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न और देखिए, टाइम मैगजीन। टाइम एक पत्रिका है जो निकलती है यूएसए से। कहां से निकलती है? यूएसए से। इस पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये अवार्ड किसको दिया है? टाइम मैगजीन जो कहां से निकलती है? यूएसए से निकलती है। इस मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया है? जल्दी बोलिए। सत्यम कह रहे हैं जो बाइडन। सत्यम का आंसर आया है जो बाइडन। लक्ष्मण कह रहे हैं कमला हैरिस। बेटा कमला हैरिस को नहीं मिला है, जो बाइडन, दोनों को कंबाइंड मिला है। ओके, कमला हैरिस और जो बाइडन, बहुत बढ़िया। दोनों लोगों को कंबाइंड मिला है, जो बाइडन और कमला हैरिस। कमला हैरिस दोनों लोगों को इस वर्ष कंबाइंड रूप से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन 2 लोगों को चुना गया है। जो बाइडन, बेटा जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखें
46वें राष्ट्रपति बने हैं और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था, जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। बोलो बेटा, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और 2009 से 17 तक जो बाइडेन 2009 से 17 तक अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी रहे थे। याद रखें, ये पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अभी राष्ट्रपति बने हैं। एक सिंपल प्रश्न बता दीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ किस तारीख को लेता है? अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ 20 जनवरी को लेता है। याद रखें, वहां पर फिक्स है कि 20 जनवरी को ही शपथ लेगा। अमेरिकन राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है अपने पद की। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी कौन थी? कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति बनी है। ये भारतीय और अफ्रीकी मूल की हैं। कमला हैरिस कहां की हैं? भारतीय और अफ्रीकी मूल की महिला हैं। भारतीय और अफ्रीकी मूल की हैं। इनके पिता जमैका से थे। बेटा, इनके जो पिता थे वो जमैका से थे और इनकी जो मां थी वो भारतीय थी। जमैका, इनके पिता जमैका से हैं और इनकी मां भारतीय हैं और ये कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। बेटा, कौन है ये? कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं अभी। ठीक है, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला। द ट्रुथ बीहोल्ड एन अमेरिकन जर्नी, इनकी बायोग्राफी का नाम है। कमला हैरिस की बायोग्राफी क्या है? द ट्रुथ बीहोल्ड एन अमेरिकन जर्नी, इनकी बायोग्राफी है। कमला हैरिस की जो बायोग्राफी है, द ट्रुथ बीहोल्ड एन अमेरिकन जर्नी। तो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स के। आपने सुने, आपको समझ में आए होंगे ऐसी आशा है। और आज इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। मंडे को अपना जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चल रहा था उसमें हम रियासतें पढ़ रहे थे। हमने अभी होलकर वंश के बारे में पढ़ा था और हम मंडे को सिंधिया रियासत के बारे में अध्ययन करेंगे और भोपाल रियासत और भोपाल की बेगमों के बारे में अध्ययन करेंगे मंडे को 8:30 बजे। धन्यवाद। क्लास समाप्त होती है। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें और भैया लाइक भी करते रहें। इस बार आज तो लाइक बहुत कम हुए हैं। बेटा लाइक भी करो। बेटा संडे क्लास नहीं, संडे बेटा ऑफ रहेगा। माट साहब को एक दिन मिलता है बेटा, है ना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मंडे को फिर क्लास होगी आपकी इसी समय पर, इसी चैनल पर, है ना बेटा। लाइक करते जाएं और क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को शेयर करें, उनको भी बताएं कि करंट की क्लास चल रही है और एमपीजी के चल रहा है, वो भी लाभान्वित हो इस क्लास से। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।